नमस्कार साथियों, एस्ट्रो संध्या चौधरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जाएंगे त्रिक भावों में से एक भाव जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं। जैसे छठा, आठवां और 12वां भाव, तो उसमें एक भाव 12th हाउस में बैठे केतु की व्याख्या करेंगे आज हम कि केतु जब उस हाउस में बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव जातक की कुंडली में वो देते हैं। तो मैं अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं कि केतु जब 12th हाउस में बैठते हैं तो वो किस तरह का इफ़ेक्ट देते हैं। मैंने अपने पहले कई वीडियोस में त्रिक भावों में 6 हाउस में सारे प्लैनेट्स के बारे में भी बताया हुआ है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम केतु की व्याख्या करेंगे कि जब 12वें घर में केतु विराजमान होते हैं तो वो किस तरह का प्रभाव जातक की कुंडली पर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई है जिसे हम मेष राशि से शुरू करते हैं, यानी कि लग्न में 1 नंबर लिखा है। तो ये काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में केतु स्थित है। तो जब यह केतु 12वें घर में होते हैं तो 12वां घर जहाँ पर मीन राशि पड़ती है, यानी कि यह गुरु बृहस्पति की राशि है, यह गुरु का घर कहा जा सकता है। यहाँ बैठे केतु मुख्य रूप से पुत्र के कारक होते हैं। केतु जो कि पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं, तो जब ये यहाँ गुरु के हाउस में उच्च के होकर बैठ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पुत्र के रूप में बहुत शुभ फल देते हैं, यानी कि जातक के पुत्र अवश्य ही पैदा होता है। और जब जातक का पुत्र पैदा होता है तो कहीं ना कहीं जातक की भाग्य उन्नति वह अवश्य कराता है। तो ये यहाँ पुत्र के कारक और धन के कारक भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ यह 12th हाउस में मीन राशि में गुरु की राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं केतु को गुरु का चेला भी कहा जाता है। तो जब यह गुरु की राशि में बैठते हैं तो जातक में कहीं न कहीं आध्यात्म का रंग बहुत बिखेर देते हैं, यानी कि जातक रूहानी शक्तियों के प्रति भी आकर्षित होता है, यानी वो आध्यात्म की तरफ भी उसका बहुत झुकाव हो जाता है। गुरु की राशि में होने की वजह से ही उसमें यह भाव आ जाता है। और साथ में जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ साधु, यानी कि सिंहासन पे वो बैठा है, यानी गुरु के हाउस में बैठा है और वह साधु की तरह हो जाता है, लेकिन वह अपनी शानो शौकत को नहीं छोड़ता है। जब यहाँ केतु विराजमान होते हैं या किसी शुभ राशि में अपने स्थित होते हैं तो वह कहीं ना कहीं आध्यात्म के साथ साथ शानो शौकत भी बढ़ाते हैं। यानी यहाँ जिसके भी जातक के केतु बैठेगा वह ज़रूर से अपनी लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा। कह सकते हैं कि वह खाने पीने का बहुत शौकीन होगा, वह पहनने ओढ़ने का बहुत शौकीन होगा, यानी कि उसे अच्छे से अच्छा रहना, अच्छे से अच्छा पहनना, खाना पीना, ये काफ़ी हद तक उसे बहुत पसंद होगा। और एक बात और है कि अगर यहाँ किसी के केतु विराजमान है और अगर वह इस तरह की लाइफ नहीं जीते हैं तो ये केतु कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में कमी कर देते हैं। यानी ये कहना होगा कि जिसके यहाँ केतु स्थित है उसे इसी प्रकार रहना चाहिए, उसे हमेशा लग्जरी लाइफ ही जीनी चाहिए। तो ये केतु उस शुभ भावों में और अधिक शुभता ले आते हैं। और अगर ये अब जैसे गुरु के साथ विराजमान है, ये यहाँ कहीं गुरु और केतु की युति बन रही है या दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्म और रूहानी रुचियों में ज़रूर इंटरेस्ट दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात 12th हाउस जो है वह मोक्ष का कारक भी माना जाता है। तो जब यहाँ केतु स्थित होते हैं प्लस गुरु स्थित होते हैं तो वो जातक को कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, यानी वह जातक मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। अकेला बैठा केतु भी मोक्ष की इच्छा तीव्र रखता है, लेकिन जब गुरु साथ में होते हैं तो वह उसकी इच्छा और अधिक हो जाती है और वह कहीं ना कहीं इसी प्रकार के अपने कर्म करता है जिससे कि वह मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो यानी कि शुभ ग्रह गुरु के साथ यह आध्यात्म में और रूहानी रुचियाँ और योग प्लस मोक्ष और कहीं न कहीं यह दाता के रूप में भी विराजमान रहता है। यानी कि यहाँ बैठे अगर गुरु केतु हैं किसी की कुंडली में तो वह जातक दान पुण्य करने वाला भी अधिक होता है।
इसी तरह केतु के साथ अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो ये कहीं न कहीं काम में, वृत्ति में बढ़ोतरी ले आएगा, यानी कि उसे कहीं न कहीं वह जो केतु शुभ रास्ते पर जाने वाला है तो वो शुक्र उसे उस तरफ खींचता है। तो कहीं न कहीं इसके फलों में कहीं न कहीं ये कमी भी ला सकता है और 25 साल की उम्र तक कहीं न कहीं संतान प्राप्ति में यह बाधा दे सकता है, खास करके पुत्र संतान की प्राप्ति में, क्योंकि केतु पुत्र का कारक ग्रह माना गया। कुछ ग्रहों के साथ, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ केतु की युति बहुत शुभ मानी जाती है शुभ ग्रहों के साथ, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके साथ इनकी युति थोड़ी अशुभ भी हो जाती है, जैसे कि गुरु और मंगल के साथ केतु और मंगल की जो युति होती है वो कहीं ना कहीं शुभ नहीं कही जा सकती है। कहीं ना कहीं ये थोड़े शत्रु ग्रह भी होते हैं आपस में, और जैसा कि मंगल है वो भाइयों का कारक हो जाता है, भतीजों का भी कारक हो जाता है, केतु पुत्र का कारक हो जाता है, तो यह इस संबंध में कहीं ना कहीं अशुभता बना देते हैं अगर इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो। जैसे कि मंगल भाइयों का कारक है तो भाइयों से कहीं ना कहीं उसकी अनबन हो सकती है, भतीजों से अनबन हो सकती है, पुत्र के संबंध में परेशानी पैदा हो सकती है, या पुत्र पैदा ही ना हो ऐसी स्थिति भी कर सकता है अगर केतु के साथ मंगल ग्रह जुड़ गया है तो। और जैसा कि मैंने बताया, केतु 12th हाउस में विदेश का भाव भी कहा जाता है 12th हाउस को, यह विदेशों की यात्रा भी करवाता है, बशर्ते केतु यहाँ अगर अकेला है तो वह श्योरली आपको विदेश की यात्रा जरूर करवाएगा और विदेशों से पैसा कमाने का भी भरपूर अवसर यह देगा। अगर यह शुभ है अपनी राशि के अकॉर्डिंग तो यह यहाँ विदेशी यात्रा और विदेश से लाभ जरूर करवाता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर सूर्य, चंद्रमा या मंगल इनके साथ विराजमान हैं या दृष्टि दे देते हैं तो इस फल में कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसका असर दिखता ही रहता है और छोटा मोटा लाभ हो सकता है। अगर हम इसके कुछ उपाय कर लें तो यह धन लाभ करा सकता है, लेकिन कुछ फल में इनकी कमी आ सकती है। शानो शौकत का यह मालिक केतु यहाँ बैठकर हमेशा यही दर्शाता है कि जातक को हमेशा शानो शौकत से ही रहना चाहिए, उसे लग्जरी लाइफ ही रखनी चाहिए। वह जितना लग्जरी की तरफ आकर्षित होगा उतनी ही उसकी लाइफ में लग्जरी बढ़ती जाएगी, उसके पास पैसा भी आता जाएगा, धन दौलत भी उसी मात्रा में आएगी। अगर यहाँ वह तंगहाली में जीता है तो फिर वह उसके लिए अशुभ फल देने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितनी लग्जरी लाइफ जातक जिएगा उसको घर बार का शौक़ भी होगा, उसको बाग बगीचे का शौक़ होगा, वह कहीं न कहीं बहुत अच्छी लाइफ बिताने वाला इंसान रहेगा। सबसे बड़ी बात कि केतु कब खराब असर दे देते हैं तो यह बात जब देखी जाती है जब अगर वह इंसान किसी ऐसे बे औलाद आदमी से कोई मकान खरीदता है या मकान के लिए कोई ज़मीन खरीदता है। जिस इंसान से खरीदता है मतलब कि वह अगर बे औलाद है यानी कि उसकी कोई संतान नहीं है, तो ऐसे आदमी से अगर वह जातक सौदा करता है तो ये कहीं ना कहीं केतु काफ़ी हद तक अशुभ प्रभाव जातक की कुंडली में देने लग जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यह परिवार के लिए अशुभ हो जाते हैं, पुत्र के लिए अशुभ हो जाते हैं, धन संपत्ति के लिए भी अशुभ हो जाते हैं। जातक के पुत्र नहीं होगा, पुत्र होगा तो वो नालायक हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं पुत्र बर्बाद हो जाएंगे। कुछ इस तरह की घटनाएं उनके साथ घट सकती है। तो यह हमेशा ध्यान रखना है, जिसके भी 12th हाउस में केतु हो वह कभी भी ऐसे इंसान के साथ सौदा नहीं करे ज़मीन मकान का जो कि बे औलाद हो। और उसके साथ ही उससे बचने के लिए एक उपाय है कि काला कुत्ता घर में रखा जाए। अगर यहाँ केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, चाहे राशि के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, चाहे डिग्री वाइज वह कमज़ोर हो गए हैं, तो सबसे अच्छा उपाय होता है घर में कुत्ता पालना या कुत्ते की सेवा करना, क्योंकि केतु का ही कारक कुत्ता माना गया है और ख़ास करके काला कुत्ता। तो अगर हम उसकी सेवा करते हैं या वह पालते हैं तो वह शुभ असर देने शुरू कर देंगे। एक शर्त पे यह भी है
कि हो सकता है वह कुत्ता जल्दी ही मर जाए, यानी कि कहीं ना कहीं केतु अशुभ हो रहा है, वह आपको पता चल जाएगा कि यह केतु अशुभ फल दे रहा है, तो वह कुत्ता जल्दी मर भी सकता है। लेकिन इस हालत में हमको तुरंत ही वापस दूसरा कुत्ता खरीद लेना है। कुछ हालतों में मरते भी जा सकता है कुत्ता, लेकिन हमें नया खरीदते रहना है ताकि हमारा वो जो बुरा असर है वह समाप्त हो जाए। क्योंकि कुत्ता जिसको हम कहते हैं काफ़ी वफ़ादार जानवर होता है, तो यानी वह जो मालिक के ऊपर कोई भी मुसीबत आ रही है तो वह उसे अपने ऊपर ले लेता है। तो जब तक वह अशुभ असर केतु देंगे तब तक वह कुत्ते की मौत का कारण भी बन सकता है, लेकिन उसके बाद में वह शुभ होने शुरू हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ जो पूर्व जन्म में केतु दर्शाता है कि पूर्व जन्म में इंसान क्या था। तो जब यहाँ केतु होते हैं तो वह पूर्व जन्म की एक कहानी है कि यहाँ जब केतु थे तब इसका मतलब वह जातक पुराने अपने उस जन्म में एक पुत्र के द्वारा सताए गए थे, और उस पुत्र ने जब शादी के बाद उस पिता को अकेले छोड़ दिया था तो उन्होंने बहुत ही बाहर घूमती हुई सी लोगों के ऊपर पलने जैसी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई थी। तो यहाँ पर केतु होने का सबसे अच्छा हम ये उपाय कर सकते हैं कि वह जातक ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके अपने परिवार में मिलजुल कर रहे। जितना वह परिवार से मिलजुल कर रहेगा उतना ही केतु उनकी कुंडली में शुभ असर देने लग जाएगा। जितना वह पुत्र के साथ मिलकर रहेगा उतना वह और अधिक शुभ हो जाएगा। पुत्र के जन्म से ही केतु अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। छठे और 12वें साल में वह और अधिक शुभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि पुत्र के साथ अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो भी वह बहुत शुभ फल देता है, जिसके 12th हाउस में केतु होता है। तो यह दर्शकों मैंने आपको केतु की व्याख्या बताई 12th हाउस में, वैसे कि बहुत शुभ फल देने वाले हैं, छाया ग्रह हैं, फिर भी यहाँ पर अगर यह किसी भाव में किसी शुभ राशि में बैठे हैं या गुरु के साथ बैठते हैं तो ये बहुत शुभ फल देने वाले हैं। ऐसे ही अगर ये चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो जो कि हमारे मन का कारक है चंद्रमा, 12th हाउस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अशुभ माना गया है, तो मानसिक स्थिति को थोड़ा डामाडोल भी कर सकता है। यानी कि धन का कारक भी है चंद्रमा, तो धन की थैलियाँ ज़रूर आ सकती है, लेकिन साथ में उसकी धन की बरकत हो या नहीं हो यह कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा यह उसमें भी चेंजेस ले आते हैं। यानी कि देखा गया है कि जिस ग्रह के साथ ये बैठेगा उस तरह का ये फल देने लग जाएगा, और अगर अकेला बैठा है आपकी कुंडली में तो वह बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। तो यहाँ केतु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यह केतु की व्याख्या थी 12th हाउस में। यह आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।